हे एवरीवन, वेलकम टू लेबर लॉ सीरीज फॉर यूपीएससी ईपीएफओ एग्जाम। हम एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एक्ट 1952 ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, पर ये वाला जो वीडियो है इसमें हम उसके जो कुछ अपडेट्स हैं उसको कंप्लीट करेंगे, क्योंकि वो वाला जो एक्ट था उसको हमने मिनिस्ट्री ऑफ लेबर का जो डॉक्यूमेंट था उससे कंप्लीट किया था, पर उसमें कुछ डेटा था वो अपडेटेड नहीं था। तो हमें उस डेटा को इसमें पढ़ना है और भी कई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें इस वाले वीडियो में डिस्कस करने हैं, ठीक है, जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ईपीएफ एक्ट ये वाला 1952 वाला बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। ये सोशल सिक्योरिटी के केवल 5 एक्ट्स हैं और हर 5 एक्ट से क्वेश्चन आते ही हैं, तो ये वाला एक्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए इसको हम कंप्लीट करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो ईपीएफ एक्ट को स्टार्ट करते हैं। अभी तक हमने जितने भी एक्ट कंप्लीट किए हैं सबके सब गवर्नमेंट के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से कंप्लीट किए थे, पर इसमें हम पूरा एक्ट कवर नहीं कर रहे हैं। इसमें हम केवल इंपॉर्टेंट प्रोविजंस है जो कि अपडेटेड मटेरियल है, जो डेटा हमने उसमें कवर नहीं कर पाए थे, कुछ पॉइंट उसमें कवर नहीं कर पाए थे, उसको कंप्लीट कर रहे हैं, इसलिए इसको हैंड रिटन नोट से कंप्लीट करेंगे। इसका भी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहां से चेक कर सकते हो। ओके, तो इसको स्टार्ट करते। कुछ पुराने प्रोविजन जो हम उसमें उस वीडियो में पहले पढ़ चुके हैं, उसकी लिंक तो बिल्कुल चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, पर उसको देखना हो तो देख लेना। उसके जो प्रोविजन थे उसके कुछ प्रोविजन का हम इसमें रिवीजन भी करेंगे और कुछ एक्स्ट्रा प्रोविजन और कुछ अपडेटेड मटेरियल को भी पढ़ेंगे। ओके, देखो, ये जो ईपीएफ इसकी एक्ट है ये पूरे ऑल ओवर इंडिया अप्लाई होता है, इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। अब इसके शेड्यूल्स इंपॉर्टेंट है, शेड्यूल से क्वेश्चन बन सकते हैं। फर्स्ट वाले शेड्यूल में है इंडस्ट्रीज दी गई है जिसमें मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज होती हैं। सेकंड शेड्यूल जो है उसमें ईपीएफ स्कीम से रिलेटेड मैटर है। थर्ड शेड्यूल में पेंशन स्कीम से रिलेटेड मैटर है और फोर्थ शेड्यूल में ईडीएलआई स्कीम से रिलेटेड मैटर है। ईडीएलआई क्या है? ईडीएलआई है एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम, ठीक है। इन सभी स्कीम्स को आगे पढ़ेंगे। अब इसकी एप्लीकेबिलिटी कहाँ पे कौन कौन से एस्टेब्लिशमेंट में एप्लीकेबल होगा? जहां पर 20 या मोर देन 20 एम्प्लॉय वर्क करते होंगे वहां पर एप्लीकेबल होगा। अब कहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा? दिस एक्ट विल नॉट बी एप्लीकेबल टू द कोऑपरेटिव सोसाइटी जहां पर इलेक्ट्रिसिटी यूज नहीं होती या जहां पर 50 से कम एम्प्लॉयज वर्क करते हैं, वहां पर एप्लीकेबल नहीं होगा। सेंट्रल सीजी मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, एसडी मतलब स्टेट गवर्नमेंट, तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट जहां पर उनका खुद का प्रोविडेंट फंड पहले से बना हुआ है वहां पर ये अप्लाई नहीं होगा। और वहां पर अप्लाई नहीं होगा न्यू एस्टेब्लिशमेंट में जो कि बना हुआ है उसके इनिशियल 5 ईयर्स तक ये वाला एक्ट उस एस्टेब्लिशमेंट में अप्लाई नहीं होगा। क्लियर है? आगे देखो, अब देखो इस एक्ट के अंदर 3 स्कीम्स है, जैसा कि हमने उसमें वाली वीडियो में पढ़ा था। ईपीएफ स्कीम हो गई, एम्प्लॉय पेंशन स्कीम हो गई और ईडीएलआई स्कीम हो गई, हमारे एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम। अब देखो एलआई को ऐसे याद कर सकते हो, एलआई का मतलब इसमें जो फुल फॉर्म है वो है लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम, पर एलआई को तुम ऐसे याद कर सकते हो लाइफ इंश्योरेंस, क्योंकि ये वाली जो स्कीम है लाइफ इंश्योरेंस से डील करती है। इनके ईयर्स याद रखना, ये 1952 का है, 1995 है, 1976 का है। आगे देखो, एक एक करके स्कीम्स पढ़ते हैं। अब देखो ईपीएफ स्कीम 1952 में कौन कौन से एम्प्लॉयज कवर्ड है? पर्सन्स हु डू एनी काइंड ऑफ वर्क, किसी भी तरह का वर्क काम करते हैं अगर उस एस्टेब्लिशमेंट में है तो वो इंक्लूड होंगे। गेट वेजेस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कनेक्टेड विथ वर्क, और पर्सन एम्प्लॉयड थ्रू कॉन्ट्रैक्ट, ये इस टाइप के जो एम्प्लॉयज हैं इस एक्ट के इस स्कीम के अंदर कवर होंगे। अब उनकी एलिजिबिलिटी क्या है? एलिजिबिलिटी है सैलरी 15,000 से कम होनी चाहिए, इक्वल टू लेस देन 15,000 होनी चाहिए उसकी सैलरी, इंक्लूडिंग डियरनेस अलाउंस, ठीक है। ये उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अब यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट है कंट्रीब्यूशन, जिसकी वजह से पूरा वीडियो बनाना पड़ा है, वो है कंट्रीब्यूशन। उस वाले एक्ट में जब हमने पढ़ा था तो उसमें 10% की लिमिट का कंट्रीब्यूशन था, पर वो चीज़ अपडेट हो चुकी है और जो नया कंट्रीब्यूशन की लिमिट है वो है 12%। तो एम्प्लॉय, देखो ई का मतलब है एम्प्लॉय और EMP ER ये है एम्प्लॉयर। अब देखो एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन रहता है दोनों का इक्वल रहता है, 12%। अब अगर एम्प्लॉय अपना कंट्रीब्यूशन बढ़ाना चाहता है तो 12 से बढ़ा सकता है, पर इसके लिए जरूरी नहीं है कि एम्प्लॉयर को भी उसका कंट्रीब्यूशन बढ़ाना पड़े। तो जो टोटल कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय का रहेगा वो रहेगा 12%, और जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन रहेगा वो 12% रहेगा। अब देखो 12% में भी डिवाइडेड है कि जो 12% में 3.67% जाएगा ईपीएफ स्कीम को। देखो 3 स्कीम्स हमने पढ़ी है इसमें कि 3 स्कीम्स होती हैं, हर स्कीम के लिए अलग अलग कॉन्ट्रीब्यूशन है। जो ईपीएफ स्कीम के लिए कॉन्ट्रीब्यूशन है वो है 3.67%। ईपीएस स्कीम मतलब एम्प्लॉय पेंशन स्कीम, उसके लिए 8.33%, और ईडीएलआई स्कीम के लिए 0.5% कॉन्ट्रीब्यूशन करेगा एम्प्लॉयर। तो जो 12% उसका टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन होगा उसमें ये सब इन चीज़ों में ऐसे ऐसे डिवाइड होगा, ठीक है। ये चीज़ याद करना बहुत जरूरी है, केवल इसी डेटा की वजह से पूरा वीडियो बनाना पड़ा। आगे वाला भी डेटा है उसको भी देखेंगे। अब देखो कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है जो इंपॉर्टेंट है।
विड्रॉल, अब पैसे कैसे विड्रॉल कर सकते हैं पीएफ के जो प्रोविडेंट फंड के पैसे, देखो वो तो फाइनल सेटलमेंट होगा ही जब तुम्हारी एज हो जाएगी, रिटायरमेंट वाली एज हो जाएगी 58 ईयर्स की एज पे, तो उस टाइम तुम्हें पूरा पीएफ का पैसा मिल जाएगा। और उसमें पार्शियल विड्रॉल का भी फीचर है, पार्शियल विड्रॉल जैसे मैरिज हो गया, एजुकेशन हो गया, तो इसमें तुम पार्शियल विड्रॉल भी करवा सकते हो। और इसमें यह है अगर तुम्हारी एज जो पर्सन है उसकी एज 54 ईयर से एक्स्ट्रा है तो अप टू 90% ऑफ द फंड जो है वो निकाल सकता है, ठीक है, पार्शियल विड्रॉ कर सकता है। अब ये जो पूरा फंड होगा वो टैक्स फ्री, इंटरेस्ट फ्री होगा। और अब देखो ये वाला इंपॉर्टेंट है कि जो अगर मानो कोई एम्प्लॉय है अनएम्प्लॉयड हो गया तो उसका जो प्रोविडेंट फंड था अगर वो 1 मंथ तक अनएम्प्लॉयड है तो वो 75% अपना प्रोविडेंट फंड निकाल सकता है। अगर वो 60 डेज तक अनएम्प्लॉयड रहा तो वो अपना रेस्ट ऑफ द 25 मतलब 2 महीने के अंदर वो अपना पूरा प्रोविडेंट फंड जो है वो विड्रॉ कर सकता है। क्लियर है? अब देखते हैं नेक्स्ट स्कीम, एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995। अब एम्प्लॉय पेंशन स्कीम कहाँ पे एप्लीकेबल होगी? इट विल बी एप्लीकेबल टू ऑल द ईपीएफ सब्सक्राइबर, जितने भी ईपीएफ के सब्सक्राइबर्स थे, ईपीएफ स्कीम के सब्सक्राइबर थे, वही सेम एलिजिबिलिटी वाली क्राइटेरिया इसमें रहेगा। जितने भी उस स्कीम के सब्सक्राइबर थे वो सब इस स्कीम में भी सब्सक्राइबर्स होंगे। अब इसमें कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है? देखो इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट याद रखने वाली है कि देखो ये जो तीनों स्कीम है, तीनों स्कीम में केवल ईपीएफ स्कीम बस में एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन रहता है, बाकी और किसी भी स्कीम में एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन 0 रहेगा। अब जैसे इसमें पेंशन स्कीम में देखें तो जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है वो है 0, ठीक है। एम्प्लॉयर का जैसा कि हमने पढ़ा था उसका कंट्रीब्यूशन कितना रहेगा पेंशन स्कीम में 8.33%, और इसमें गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन रहता है 1.16%, ठीक है। तो अब एक चीज यहां पर नोट करने वाली है कि केवल एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 है जहां पर गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन भी रहता है, ठीक है। कितना रहेगा 1.16%, एम्प्लॉयर का कितना रहेगा 8.33 और एम्प्लॉय का क्या रहेगा 0। अब पेंशन अगर पेंशन को अवेल करना है तो उसके लिए क्या होना चाहिए? एटलीस्ट 10 ईयर की सर्विस होनी चाहिए, ठीक है। और द पर्सन मस्ट हैव अटेंड 58 ईयर्स ऑफ एज, मतलब 58 ईयर्स ऑफ एज के बाद ही इस स्कीम को, इस पेंशन को लिया जा सकता है। और अगर 58 ईयर के बाद जैसे मानो किसी में एज रहती है 60 हो गया, 62 हो गया, 62 के बाद उसकी रिटायरमेंट हो रहा है तो उसमें उसे पर एनम के हिसाब से 4% इंटरेस्ट रेट भी मिलेगा, ठीक है। अब इसमें फैमिली पेंशन, चिल्ड्रन के एजुकेशन वगैरह के लिए जब तक कि वो 25 ईयर तक के लिए नहीं हो जाते तब तो उसका भी प्रोविजन है इसमें। आगे देखते हैं थर्ड स्कीम देखी जाए तो ईडीएलआई, एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम। लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम ये किस चीज के लिए है? दिट इज टू प्रोवाइड लाइफ इंश्योरेंस बेनिफिट टू द एम्प्लॉयज। एंड इसके अंदर भी कौन कौन आते हैं? जितने भी ईपीएफ स्कीम के सब्सक्राइबर हैं सब इसके अंदर कवर होंगे। अब इसमें कॉन्ट्रीब्यूशन देखो, एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन जैसे बताया था इसमें भी एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन 0 रहेगा। एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन रहेगा 0.5% या फिर 75%, जो भी ज्यादा होगा, ठीक है। मैक्सिमम कितना रहेगा? 75% रहेगा, उससे ज्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं रहेगा एम्प्लॉयर का। इसमें प्लस 0.1% एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस भी हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस भी हैं, वो भी एम्प्लॉयर को ही देने पड़ेंगे, ठीक है। तो 0.5% या फिर 75% मैक्सिमम, और 0 प्लस 0.1% ऑफ द टोटल वेजेस एज एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस। अब इसमें एक बोनस की भी चीज है, इसमें बोनस का भी एक फैसिलिटी है कि बोनस कितना मिलेगा? बोनस का अमाउंट याद रखना 1,50,000। अब अमाउंट ऑफ क्लेम, ये लास्ट पॉइंट है हमारा। अमाउंट ऑफ क्लेम, जो टोटल क्लेम होगा वो कितना होगा? तो टोटल क्लेम होगा हमारा 30 टाइम्स द एवरेज मंथली सैलरी इन लास्ट 12 मंथ प्लस 1.5 लाख रुपीज बोनस, ठीक है। तो टोटल कितना होगा? 30 टाइम्स एवरेज मंथली सैलरी होगी लास्ट 12 मंथ की, और उसके साथ ही साथ प्लस 1.5 लाख रुपीज जो हमने यहाँ पे बोनस पढ़ा वो होगा। अब यहाँ पर एक चीज और है कि अगर इन केस ऑफ डेथ, अगर डेथ हो जाती है तो क्या होगा? उसमें जो मैक्सिमम रुपीज हैं, जो मैक्सिमम मनी मिलेगी वो कितनी मिलेगी? 7 लाख। और यहां पर अगर मानो एम्प्लॉय, अब देखो ये वाला पॉइंट इसको ध्यान से देखना, अगर मानो एम्प्लॉय की जो सैलरी है वो 15,000 से कम है तो उसे उसकी जितनी सैलरी होगी मल्टीप्लाई 30 टाइम्स। पर अगर उसकी सैलरी 15,000 से ज्यादा होगी, अगर वो उसके एक्ट के अंदर एप्लीकेबल होगा, अब देखो तो उसको जो 30 टाइम्स किया जाएगा वो उसका 15,000 का ही किया जाएगा, उसकी सैलरी का नहीं किया जाएगा जो उसकी ज्यादा होगी। पर यहाँ पर हमने क्या पढ़ा था? यहाँ पर तो हमने पढ़ा था कि यहाँ पर जो ईपीएफ स्कीम है ये एलिजिबल होगी केवल 15,000 पर मंथ जिसकी सैलरी होगी, ये उससे कम होगी। पर यहाँ पर एक और प्रोविजन है जो कि हमने एक्ट में पढ़ा था कि अगर किसी भी ये वाला एक्ट एप्लीकेबल होगा उसकी 15,000 से ज़्यादा सैलरी वालों के लिए एप्लीकेबल तब होगा जब उसमें असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर की उसको परमिशन मिल जाएगी, तब एप्लीकेबल होगा,
ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखना। और ये पूरा डेटा जो है, ये वाला जो 4 पेज की पूरी पीडीएफ है, तुम्हें टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। और ये वाली पीडीएफ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी एक एक डिटेल तुम्हारे एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से याद कर लेना। ओके, थैंक यू।